नमस्कार, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा इसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है। आप सभी का स्वागत करती हूं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं का, और आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं के अंतर्गत हम लोगों ने राजनीतिक समाजीकरण के बारे में पढ़ा और तत्पश्चात हम लोगों ने राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया। राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ और उससे संबंधित विभिन्न परिभाषाएं और राजनीतिक समाजीकरण के विभिन्न अभिकरणों के बारे में अध्ययन किया। और राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत हम लोगों ने राजनीतिक संस्कृति का अर्थ, उसके घटक, उसके निर्धारित तत्व, राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं और राजनीतिक संस्कृति के विविध रूपों का अध्ययन किया। आज हम लोग चर्चा करेंगे राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, दोनों किस प्रकार से एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के किस रूप में पूरक हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरक तो है, ये तो निश्चित है। हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण दोनों ही तुलनात्मक राजनीति से संबंधित अवधारणाएं हैं, और इन दोनों अवधारणाओं का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यवहारवाद क्रांति के कारण हुआ। अब राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति दोनों कई बार एक समझ लिए जाते हैं, लेकिन यह बात ध्यान रखें कि राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया है, जबकि राजनीतिक संस्कृति एक परिस्थिति है जिसमें व्यक्तियों का व्यवहार, मानक, आदतें या मूल्य जो राजनीतिक जीवन से संबंधित होते हैं वे सभी अवस्थित होते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण किस प्रकार से एक दूसरे की सहायता प्रदान करते हैं। हम लोगों ने यह भी अध्ययन किया है कि दोनों ही समाजशास्त्रीय अवधारणाएं हैं जिन्हें राजनीति शास्त्र ने समाजशास्त्र से ग्रहण किया है। अब ग्रहण इसलिए किया है कि दोनों का संबंध व्यक्तियों के सामाजिक परिवेश से होता है, और व्यवहारवादी क्रांति ने यह सिद्ध कर दिया कि अब केवल औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करना ही आवश्यक नहीं, व्यक्तियों के सामाजिक राजनीतिक परिवेश का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि यह सामाजिक राजनीतिक परिवेश व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करता है। इसलिए इसे समाजशास्त्र से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अपनाया गया। अब सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण क्या है। हम लोगों ने पढ़ाई है, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा रिवाइज करते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक संस्कृति के प्रतिमानों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है और आवश्यकता होने पर उनमें परिवर्तन भी किया जाता है। यह कार्य राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक संस्कृति क्या है। राजनीतिक संस्कृति राजनीति से संबंधित वे मानक, मानदंड, मूल्य और व्यवहार तथा आदतें हैं जिनका राजनीतिक व्यवस्था से संबंध होता है और निरंतर जिनका प्रयोग किया जाता है, वे होते हैं राजनीतिक संस्कृति। यानी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्तियों की अभिवृत्तियां और उन्मुखताएं होती हैं जिन्हें विभिन्न व्यवहारों के माध्यम से व्यक्ति प्रकट करते हैं। आमंड एम वर्बा ने राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जाता है और आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जाता है। अब राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही राजनीतिक जीवन से संबंधित विश्वासों, गुणों तथा मनोवेगों, मनोभावनाओं, व्यवहारों, आदतों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है, यानी पहुंचाया जाता है, और यह पहुंचाने का कार्य इस प्रक्रिया यानी राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही किया जाता है। अब इस प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक अभिकरण शामिल होते हैं जिन्हें कहते हैं राजनीतिक समाजीकरण के विभिन्न अभिकरण यानी साधन। जैसे कि व्यक्ति का परिवार है, व्यक्ति की मित्र मंडली है, उसका विद्यालय है यानी शिक्षण संस्थाएं हैं, कॉलेज है, धार्मिक संस्थान है, आर्थिक संस्थान है, व्यक्तियों के ऑफिस, कार्यालय वगैरह है, हित समूह है, राजनीतिक दल है। ये सभी वे अभिकरण है जिनके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति का हस्तांतरण किया जाता है। यानी राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा राजनीतिक मानकों, मान्यताओं और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक शहने धीरे धीरे पहुंचाया जाता है, और वह प्रक्रिया राजनीतिक समाजीकरण कहलाती है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक समाजीकरण के अंतर्गत जो निर्धारित कर दिया
उसी का अनुसरण करना है, यानी एक बने बनाए ढांचे का अनुसरण करना ही आवश्यक नहीं होता। जैसे जैसे परिस्थितियां परिवर्तित होती है उसके अंतर्गत नई चीज़ों को शामिल कर लिया जाता है, और जिसके कारण जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी, अब चाहे वे दबाव के रूप में हो, तनाव के रूप में हो या सहयोग के रूप में, राजनीतिक संस्कृति उन्हें आसानी से सहन कर पाती है। यानी राजनीतिक सामाजिकरण के द्वारा राजनीतिक संस्कृति में सहन शक्ति का विकास होता है। इसके माध्यम से नवीन परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की व्यवस्था का विकास होता है, और जिसके कारण राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्थिरता आती है, यानी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। शासन व्यवस्थाएं स्थायी बन पाती हैं क्योंकि उनमें सामंजस्यकारी का गुण आ जाता है, सामंजस्य स्थापित करने का गुण आ जाता है, और जिसके कारण ही शासन व्यवस्थाएं शीघ्र परिवर्तित नहीं होती, यानी जल्दी जल्दी परिवर्तित नहीं होती। परंतु अनेक देशों के अंतर्गत अनेक प्रकार की उप संस्कृतियों का जन्म हो जाता है। अब इन उप संस्कृतियों को भी राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक राष्ट्र निर्माण के रूप में जोड़ने का कार्य भी राजनीतिक सामाजिकरण के द्वारा ही किया जाना चाहिए। राष्ट्र निर्माण से तात्पर्य, जैसे कि राज्य का गठन होता है और राज्य में 4 अवयव हैं। एक निश्चित भूभाग है और इस भूभाग में रहने वाले लोग हैं, और इन लोगों की एक सरकार है और इस सरकार के पास संप्रभुता शक्ति है। तो यहाँ संरचना बन गई राज्य की। परंतु यह राज्य राष्ट्र कब बनेगा? जब यहाँ रहने वाले जो नागरिक हैं उनके अंतर्गत इस राज्य के प्रति इस प्रकार की भावना होगी कि यह हमारा है। हिंद देश के निवासी हम सब एक हैं। हिंद तू प्यारा है, जान से प्यारा है, जनगण मन अधिनायक जय हो। ऐसे जब वाक्य बोले जाते हैं और ऐसे मनोभाव जब हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में आते हैं कि यह देश हमारा है और हम इसके हैं, यह भावना ही एक राज्य को राष्ट्र बनाती है। और यदि यह भावना नहीं होती तो ये उप संस्कृतियाँ इसे खंडित कर देती हैं, टुकड़ों में विभाजित कर देती हैं और राजनीतिक प्रणालियों का पतन कर देती हैं, शासन व्यवस्थाओं का अवसान कर देती हैं। इसीलिए राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा आवश्यक है कि ये छोटी छोटी उप संस्कृतियों का जन्म हो गया है, उन उप संस्कृतियों का इस रूप में सामाजिकरण करें कि ताकि एक राजनीतिक संस्कृति का जन्म हो सके। जैसे भाषावाद की उप संस्कृति हमारे यहाँ पर है और इसके कारण हमारे यहाँ पर कई राज्यों का, कई प्रांतों का गठन भी हुआ है और अलग अलग रूपों में उनका विभाजन हुआ है। लेकिन इस प्रवृत्ति का, इस उपसंस्कृति का इस प्रकार से राजनीतिक सामाजिकरण किया गया कि हमारी शासन व्यवस्था ने समन्वय स्थापित करते हुए कि एक राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किया, स्वस्थ राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किया। इसीलिए अखंड भारत का निर्माण कंप्लीट हो पाया, यानी शासन व्यवस्था में स्थिरता भी रही और हमारा भारत अखंड भी रह पाया। इस प्रकार से राजनीतिक सामाजिकरण का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह उप संस्कृतियों को सामंजस्य स्थापित करते हुए एक स्वस्थ राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत पिरोती रहे, ताकि उस शासन व्यवस्था की स्थिरता बनी रहे और जो अनेक प्रकार के हित हैं उनकी भी संतुष्टि होती रहे। अब हम लोग अध्ययन करते हैं कि राजनीतिक संस्कृति का महत्व क्या है। मैंने अभी प्रारंभ में बताया कि राजनीतिक संस्कृति तुलनात्मक राजनीति से संबंधित एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो एक तो पहला इम्पोर्टेंस इसका ये हो गया कि यह विभिन्न देशों के तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायता प्रदान करती है। विभिन्न व्यवस्थाओं का जो प्रचलन चल रहा है, विभिन्न शासन व्यवस्थाएं किस प्रकार से प्रचलन में है, इसका अध्ययन करने में भी यह हमें सहायता प्रदान करती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणालियों और संवैधानिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करने में हमारी सहायता करती है। इसके साथ ही साथ राजनीतिक संस्कृति विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था की स्थिरता और अस्थिरता इनका भी अध्ययन करती है। यानी किसी देश में शासन बार बार परिवर्तित हो रहा है तो हम लोग राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन करके यह पता लगा सकते हैं कि ऐसे कौन से कारण है जो यहाँ पर शासन अस्थिर हो रहा है और यहाँ पर शासन स्थिर है, यानी शासन सत्ता बार बार परिवर्तित नहीं होती। तो राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणालियों का, शासन व्यवस्थाओं का और संवैधानिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करने से संबंधित एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। जब इस अवधारणा का जन्म हुआ
उससे पूर्व केवल औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था। तो अब इन औपचारिक संस्थाओं के अलावा जो सामाजिक राजनीतिक परिवेश है उसका भी अध्ययन किया जाने लगा। यानी राजनीतिक संस्कृति का महत्व इस बात में ही है कि शासन व्यवस्थाओं का केवल औपचारिक अध्ययन ही नहीं किया जाता, अपितु राजनीतिक समाज का भी अब अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक संस्कृति के द्वारा विभिन्न प्रकार की राजनीतिक क्रियाओं, राजनीतिक शक्तियों और सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों के योगदान का अध्ययन भी किया जाता है। यानी यह देखा जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था को व्यक्तियों ने किस प्रकार से प्रभावित किया, और व्यक्तियों ने प्रभावित किया उनका सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवेश कैसा था, कौन सी उनकी पृष्ठभूमि थी जिनके कारण इस प्रकार की क्रिया उन्होंने राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत संपादित की। नेक्स्ट है विवेकशीलता को प्रोत्साहित करते हैं। विवेकशीलता को किस रूप में प्रोत्साहित करते हैं? यानी राजनीतिक संस्कृति व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करती है, उनके मनोमस्तिष्क का अध्ययन करती है, जिसके बारे में राजनीतिक संस्कृति से संबंधित तत्व होते हैं। यानी वे सब बातें, वे सब प्रक्रियाएं जो व्यक्तियों के मस्तिष्क के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है। यानी वे सब बातें जहां पर व्यक्ति अपने विवेक के द्वारा, अपने मनोमस्तिष्क के द्वारा राजनीतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत संपादित करते हैं, तो वह प्रमुख कारण बन जाता है व्यक्तियों के विवेकशीलता का अध्ययन करने का। यानी राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के द्वारा संस्थाओं का नहीं, सामाजिक परिवेश का ही नहीं, अपितु व्यक्ति के विवेक का, उसकी मनोदशाओं का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति के द्वारा अलग अलग राजनीतिक समाजों यानी अलग अलग शासन व्यवस्थाओं का अलग अलग तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जा सकता है। यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सी शासन व्यवस्था किस दिशा में, किस कारण से जा रही हैं। अलग अलग राजनीतिक समाजों का निर्माण किस प्रकार से होता है। राजनीतिक संस्कृति का महत्व इस रूप में भी है कि इसने इस प्रकार का एक व्यष्टि और समष्टि का प्रारूप, संयुग्मन वाला प्रारूप राजनीति शास्त्र को दिया है कि राजनीति शास्त्र एक समाज शास्त्र के रूप में, एक समृद्ध समाज शास्त्र के रूप में हमें देखने को मिलता है। व्यष्टि यानी जो राजनीतिक संस्कृति है वह सामान्य संस्कृति का एक भाग है। इस प्रकार से ये जो राजनीतिक संस्कृति है वह तो है सूक्ष्म, और जो ये सामान्य संस्कृति है वह है व्यष्टि। अब राजनीति शास्त्र के अंतर्गत इस व्यष्टि का और इस सूक्ष्म का, जो केवल राजनीतिक जीवन से संबंधित होती है, उसका भी अध्ययन किया जाता है। इसके कारण राजनीति शास्त्र एक संपन्न समाज शास्त्र बन गया है, एक ऐसा विषय बन गया है जो समाज के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित होता है। और राजनीतिक संस्कृति के द्वारा राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन को सरल बना दिया है, सुगम बना दिया है, जिसके माध्यम से हम राजनीतिक समाजों का, औपचारिक संस्थाओं का, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संस्थाओं का और शासन व्यवस्थाओं के बदलते स्वरूप का तुलनात्मक रूप से बड़े ही सुगमता के साथ अध्ययन कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोगों का राजनीतिक संस्कृति का ये जो चैप्टर है वह कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स की। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।